Assalamu alaikum, dear students. This is Mansoor Mustafa. In this video, we'll solve the structured questions from the topic of kinematics as well as dynamics for the IGCSE and O-level physics. Now, दोनों जो टॉपिक्स हैं हमारे पास काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स, इनको सॉल्व करने का जो पर्पस ये है कि इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में वो मोस्टली कंबाइंड होते हैं, बिकॉज बोथ काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स आर रिलेटेड क्वेश्चंस, बोथ आर रिलेटेड टू द मोशन. तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में वो मोस्टली कंबाइंड क्वेश्चंस हैं. दैट्स व्हाई वी आर सॉल्विंग देम टुगेदर. नाउ आई विल रेकमेंड बिफोर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस यू मस्ट हैव अ क्लियर आइडिया. आपको जो टॉप इन दोनों चैप्टर्स के अंदर, इन दोनों यूनिट्स के अंदर जो भी टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स का आपको अच्छी तरह से आइडिया होना चाहिए. ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व और अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली. बिकॉज यहाँ पर हम जो टू द पॉइंट बात करेंगे, हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बिकॉज उससे फिर हमारी जो वीडियो है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको उन टॉपिक्स का आइडिया है देन इट्स गुड, अदरवाइज यू कैन गो टू माय चैनल. आपको ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक्स हैं उन पे डिटेल्ड आपको वीडियोस मिल जाएंगी. वहाँ से आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट्स को. इसके अलावा इन दोनों यूनिट्स के जो MCQs हैं वो भी ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके अपलोड किए हुए हैं, तो यू कैन गो फॉर दैट एज वेल. चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं हमारे जो क्वेश्चंस हैं काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स के. नाउ एक बात जहन में रख लें, ये मैं अपने MCQ सॉल्व करते टाइम भी आपको बताता हूँ कि वेन एवर यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन केयरफुली. आपने क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, देन कम टू द आंसर्स. फिर आप उसको जब आंसर करेंगे तो आपके जो मिस्टेक के चांसेस है वो कम होगा. अदरवाइज होता ही है, हम क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करते नहीं है, डायरेक्ट हम आंसर लिखना शुरू कर देते हैं. अगर कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं तो समटाइम्स हमें पता भी होता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आंसर गलत हो जाता है. ठीक है ना. चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है. फिगर 1.1 शोज अ कार ट्रेवलिंग एट एन स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड. कितनी स्पीड गिवन है आपको? 30 मीटर पर सेकेंड की आपको एक स्पीड गिवन है. अब 30 मीटर पर सेकेंड की आपको स्पीड गिवन है. अब आपने करना क्या है, आगे हम क्वेश्चन को रीड करते हैं. उसके बाद ये है ऑन अ लेवल रोड, मीन्स के समझ लें आप लेवल रोड है जिसपे कोई भी एंगल नहीं बनना, या आप ये कह लें कि स्लोप नहीं है. ठीक है, फ्लैट रोड है, उस पे कार ये ट्रैवल कर रही है. उसके बाद ये क्या हो रहा है, at this speed the car has to overcome a total force of 600 न्यूटन. मीन्स के एट द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड कार को जो ओपोजिंग फोर्स है वो है 600 न्यूटन. राइट नाउ वी आर नॉट गिवन कि यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स कितनी, ये हमें नहीं पता. कि एट द स्पीड व्हेन कार इज ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड, एट दिस स्पीड car is having an opposing force of 600 न्यूटन. अब ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है. अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमने क्या कैलकुलेट करना है. इन वेरी फर्स्ट पार्ट, calculate the distance traveled by the car in 10 seconds. मीन्स कि if car is moving at a speed of 30 मीटर पर सेकेंड, तो आपने ये बताना है इस कांस्टेंट स्पीड के साथ 10 सेकेंड्स में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देख लेते हैं यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे. अब देखें, वी हैव वेरी बेसिक फार्मूला ऑफ द स्पीड. देखिए ये हमने पढ़ चुके हैं लेक्चर में कि स्पीड जो होती है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम. मीन्स के हम जो भी उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसको हम टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देते हैं. सो वी गेट द स्पीड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट. अब यहाँ पर हमें स्पीड मीन्स के हमें गिवन है, टाइम भी गिवन है, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस. तो ये जो स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर हम इस फार्मूला को अरेंज करें फॉर द डिस्टेंस, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. अब सिंपली दोनों की वैल्यूज हमें गिवन है तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज. तो जब हम इनमें वैल्यूज पुट करें तो व्हाट वी गेट, स्पीड हमारे पास जो हमें गिवन है that is 30 meter per second and time is 10 seconds. So we get 300
meters. Means के in this time interval this car will cover a distance of 300 meters. चलिए जी, अब नेक्स्ट पार्ट पे अब देखें जो थ्योरेटिकल आंसर्स हैं आई हैव ऑलरेडी रिटन, इससे होगा कि हमारा कुछ टाइम बच जाएगा, ठीक है ना, तो हमारी वीडियो थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी। जस्ट आई एक्सप्लेन, उन आंसर्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलें जी, सेकंड पार्ट है इसका, स्टेट the value of the driving force produced by the engine for the steady speed of 30 मीटर पर सेकेंड। स्टेडी स्पीड हम कहते हैं कांस्टेंट स्पीड को। मीन्स के अगर जिस टाइम ये कार जो है 30 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही थी, उस वक्त आपने बताना है कि जो अपोजिंग फोर्स है वो तो हमें गिवन है 600 न्यूटन। तो एट दिस टाइम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ड्राइविंग फोर्स, इस वक्त ये ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। अब इसको समझने के लिए just go through the concept of the balanced and unbalanced forces, ठीक है ना। अब देखें इस अगेन दिस टॉपिक या दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्लेन्ड इन अ डिटेल वीडियो। अगर आपको ये नहीं समझ में आया जो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस का कॉन्सेप्ट है, तो जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो, तो फिर आपको फर्दर डिटेल में समझ में आ जाएगा। अब इसमें जो समझने वाली बात ये है, दिस इज द पॉइंट, कि whenever object moves at a constant velocity है, ये बात आप ध्यान में रख लें। जब भी कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड, मींस के स्पीड इज आल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड के साथ या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जब ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा होता है, वो उस वक्त उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्सेस लग रही होती हैं वो क्या होती हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस होती है। मींस के जितनी भी फोर्सेस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही होती हैं, दे आर द बैलेंस्ड फोर्सेस। अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि whenever balanced forces acts on the object which is already moving, तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट स्टॉप नहीं होगा, बट इट विल कीप मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। तो अब यहाँ पर हमें ये गिवन है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, तो हमने ड्राइविंग फोर्स फाइंड करनी है। तो अगर स्टेडी स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है, तो जितनी ड्राइविंग फोर्स होगी मींस के जितनी ओपोजिंग फोर्स होगी उतनी ड्राइविंग फोर्स होगी। एंड वी आर गिवन द ओपोजिंग फोर्स एज 600 न्यूटन, तो एट दिस टाइम जो ड्राइविंग फोर्स होगी दैट विल आल्सो बी 600 न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसका सेकंड पार्ट। चलें जी, अब मूव करते हैं, हमारा इसका जो बी पार्ट है, क्या है क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई द कार स्लोज डाउन व्हेन इट क्लाइम्स द हिल इवन दो द ड्राइविंग फोर्स इज अनचेंज्ड। अब ये कह रहे हैं कि टिल नाउ कार इज ड्राइविंग ऑन अ फ्लैट रोड, लेकिन अब अगर फॉर एग्जांपल ये स्लोप के ऊपर जा रही है, तो स्लोप के जाने के मींस के स्लोप पे ट्रैवल करने से हो क्या रहा है, इसकी जो ड्राइविंग फोर्स में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, दैट इज स्टिल 600 न्यूटन, इन दिस केस 600 न्यूटन है। लेकिन फिर भी कार की जो स्पीड है अब वो कांस्टेंट नहीं है, वो स्लो डाउन हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखें, कॉन्सेप्ट इज दैट व्हेनेवर वी हैव टू क्लाइम, या ऑब्जेक्ट जब हिल के ऊपर क्लाइम करता है, किसी स्लोप के ऊपर जाता है, तो उस कंडीशन में इसकी जो ओपोजिंग फोर्स है वो ग्रेटर हो जाती है। बिकॉज अब बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, इसका वेट होगा, इसकी जो फ्रिक्शन होगी स्लोप की, दैट ऑल्सो एक्ट्स ऑन द कार। तो इससे क्या होगा कि जो ओपोजिंग फोर्स है, ओवरऑल ओपोजिंग फोर्स है, वो ग्रेटर हो जाएगी। तो अब ड्राइविंग फोर्स मीन्स के व्हेन ऑब्जेक्ट वाज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, तो ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स दोनों बैलेंस थे। लेकिन अब जो अपोजिंग फोर्स है, लेट्स से हम इसको ये जो बैकवर्ड फोर्स है, नाउ दैट फोर्स इज ग्रेटर देन द फॉरवर्ड फोर्स। तो इसका मतलब ये होगा अब ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी, इट विल स्टार्ट डिसिलरेटिंग, ठीक है ना। जब बैकवर्ड फोर्स ग्रेटर हो जाती है तो ऑब्जेक्ट डिसिलरेट करना स्टार्ट कर देता है। तो डेफिनेटली क्यों डिसिलरेट करेगा, बिकॉज जितनी इसकी फॉरवर्ड फोर्स थी, उस फॉरवर्ड फोर्स का अब ज्यादा पार्ट जो है, या आप कह लें सम ऑफ द पार्ट हैव टू ओवरकम द एडिशनल फोर्सेस जस्ट लाइक वेट एंड द फ्रिक्शन ऑफ द सिल। इससे ओवरऑल जो रिजल्टेंट फोर्स है दैट विल नॉट बी जीरो, और बैकवर्ड फोर्स ग्रेटर होने की वजह से ऑब्जेक्ट विल एक्सेलरेट, या उसकी जो स्पीड है वो स्लो डाउन करेगी। Now again, this concept is also explained in the balanced and unbalanced forces, कि ड्यूरिंग मोशन जब फॉरवर्ड फोर्स ग्रेटर हो जाए तो ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, जब बैकवर्ड फोर्स ग्रेटर हो जाए तो इमीडिएट इफेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होगा। ये सारी चीजें वीडियो लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन की हुई है। तो इफ यू डोंट हैव एनी मींस के इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, तो यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रही तो जस्ट टेक्स्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप, आई विल सेंड यू द लिंक ऑफ दैट पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है। जो भी आप जिस भी टॉपिक में कंफ्यूजन है, आई विल सेंड यू द लिंक।
चलें जी, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका जो पार्ट सॉरी नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट सी है, while on the level road and traveling at a speed of 30 मीटर पर सेकेंड the driving force becomes zero। हाँ, अब ये कह रहा है कि during द जर्नी, मीन्स के जब वो कांस्टेंट स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, एट दैट टाइम अगर आप इस ड्राइविंग फोर्स को जीरो कर दें, एंड बैकवर्ड फोर्स इज स्टिल 600 न्यूटन, ठीक है ना। द मास ऑफ द कार इज 800 kilograms, कैलकुलेट द डिसिलरेशन ऑफ द कार। नाउ पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि अब ये डिसिलरेट करेगा क्यों। अब देखें, डेफिनेटली ड्यूरिंग मोशन जैसे ही बैकवर्ड फोर्स ग्रेटर होती है तो ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट डिसिलरेटिंग, उसकी जो स्पीड है वो रिड्यूस होना, मींस के 30 से अब रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। नाउ इट इज सेइंग दैट फॉरवर्ड फोर्स जीरो हो गई, दैट मींस के नाउ दिस ऑब्जेक्ट हैज टू स्टॉप फाइनली। डेफिनेटली अब वो स्टॉप करने के लिए पहले तो उसकी स्पीड रिड्यूस होगी 30 से 29, 28 एंड सो ऑन, फिर जाके वो जीरो पे आएगी। अब आपने सिंपल बताना ये है, इस इंटरवल के अंदर जब आपने फॉरवर्ड फोर्स को जीरो कर दिया तो व्हाट इज द पर्टिकुलर डिसिलरेशन, मींस के व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिक्रीज ऑफ दैट स्पीड या दैट वेलोसिटी, उसी को हम डिसिलरेशन कहते हैं। लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखें, जो हमारे पास एक्सेलरेशन या डिसिलेशन कैलकुलेट करने का फार्मूला है, जनरली हमारे पास जो हम फार्मूला यूज कर रहे होते हैं वो ये वाला होता है, ए इक्वल्स टू फाइनल स्पीड जिसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं माइनस इनिशियल स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, या फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। बट राइट नाउ या यहाँ पर हम ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते। रीजन इज दैट वी आर नॉट गिवन द फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटीज। फाइनल चले हम कंसीडर कर लें या इनिशियल कंसीडर कर लें 30 मीटर पर सेकेंड, इन्हीं एक चलें अगर वो स्टॉप कर देती है हम जीरो भी उसको कंसीडर कर लेते हैं सेकंड, बट वी आर नॉट गिवन द टाइम इंटरवल कि वो कितने टाइम इंटरवल में डिसिलरेट करेगी, ये हमें स्टिल नहीं पता। तो अब आते हैं कि इसका ऑल्टरनेट क्या होगा। अब ऑल्टरनेट के लिए अब एक चीज आप नोट करें कि क्वेश्चन के अंदर हमें मास भी गिवन है, तो कंसीडर इट एज अ हिंट कि इस हिंट को यूज करके अब हम देखते हैं कि हम कौन सा ऑल्टरनेट मेथड यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम आते हैं, हमारे पास जो फोर्स को कैलकुलेट करने का फार्मूला है that is F equal to M multiplied by A, तो we'll be using this formula। अब इसमें A जो है that is the acceleration and that can also be the deceleration, ठीक है ना, वो डिपेंड्स कि वो स्पीड इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो ये दोनों के लिए हम यूज करते हैं एक्सेलरेशन एज वेल डिसिलेशन। राइट नाउ यहाँ पर हम उसको एज ए डिसिलेशन कंसीडर करेंगे। तो अब इस फार्मूला को अगर हम अरेंज कर, अच्छा दूसरी बात ये जो एफ है फोर्स, ये फोर्स होती है, दिस फोर्स इज कॉल्ड द रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है ना बेटा। तो इसका मतलब है ये फोर्स होती है रिजल्टेंट फोर्स। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एट दिस टाइम व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन द कार। अब देखें, बैकवर्ड फोर्स है 600 न्यूटन एंड फॉरवर्ड फोर्स एट दिस पॉइंट इज 0 न्यूटन। तो अब अगर इन दोनों का हम रिजल्टेंट फाइंड करें तो वील गेट, जो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 600 न्यूटन, ठीक है ना, ये वैल्यू आ जाएगी 600 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स की। तो इसी रिजल्टेंट फोर्स को हम यूज करेंगे। बट इन केस अगर क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन होता कि फॉरवर्ड फोर्स इज नॉट जीरो समथिंग एल्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिजल्टेंट फाइंड करते by the taking the difference of these two forces, ठीक है ना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का जो डिफरेंस होता है वो हमें रिजल्टेंट प्रोवाइड करता है। बट यहाँ पर डिफरेंस भी 600 न्यूटन ही होगा, तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स भी आ जाएगी 600 न्यूटन। तो अब हमें फाइंड करनी है डिसिलरेशन। तो अगर इसी फार्मूला को हम अरेंज करें फॉर द एक्सेलरेशन और डिसिलरेशन, तो देखें ये फार्मूला किसके इक्वल हो जाएगा, ए इक्वल्स टू एफ अपॉन एम, ठीक। तो यही चीज हम यहाँ पे यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिसिलरेशन। सो दैट विल बिकम, we'll not be using this formula, so we have A equals to resultant force divided by mass, so we have resultant force 600 newton and mass is 800 kilograms, so we'll get deceleration as 0.75 meters per second square, so this is the deceleration produced। so ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं हमारे जो क्वेश्चन नंबर 2 है। Now question number 2 is saying that, इससे भी थोड़ा, ये भी थोड़ा थोड़ा पहले वाले क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है। इसमें भी देखा आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड फोर्सेस यूज हो रही हैं। क्वेश्चन क्या है, रीड करते हैं हम। क्वेश्चन इज सेइंग दैट फिगर 2.1 shows the horizontal forces acting on the car। अब यहाँ पे अब देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन में हमें बैकवर्ड फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो गिवन था। राइट नाउ वी आर नॉट गिवन द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फोर्स, हमें बैकवर्ड या फॉरवर्ड की कोई भी मैग्नीट्यूड हमें गिवन नहीं है। चले जी, अब ये है फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है
कंपेयर द साइज एंड डायरेक्शन ऑफ द टू फोर्सेस व्हेन कार। हाँ, अब हमने जस्ट कंपेयर करना है, हमें एक या दो केसेस गिवन होंगे, अकॉर्डिंग टू दोज केसेस वी हैव टू कंपेयर इन फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, एंड वी ऑल्सो हैव टू मेंशन कि उस कंडीशन में या उस वक्त कार की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वेदर विल इट बी ए फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अब इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि इसकी जो जर्नी स्टार्ट कैसे होगी। अब देखिए, डेफिनेटली जर्नी को स्टार्ट करने के लिए मीन्स के व्हेन कार वाज एट रेस्ट, तो कार को मोशन में लाने के लिए वी मस्ट increase the forward force, that must be means के forward force must be greater than the backward force, only then object will start moving। अब जब ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा तो लेट्स से हम जस्ट ये अज्यूम करते हैं कि एट दैट टाइम जो बैकवर्ड फोर्स हमारी थी, दिस इज नॉट द वैल्यू, हम जस्ट ये अज्यूम करें, समझने के लिए हम अज्यूम कर ले, ठीक है ना। 200 न्यूटन है। अब आपने डेफिनेटली फॉरवर्ड फोर्स को इससे ग्रेटर रखना है, तभी जाके कार मूव करेगी, अदरवाइज मूव नहीं करेगी। लेट से हमने इसको रखा 250 न्यूटन कर दिया, दिस कार विल स्टार्ट मूविंग, या आप ये कह लें दिस विल कार विल स्टार्ट एक्सेलरेटिंग। इसकी जो स्पीड है वो 0 से कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी। अगर आप फॉरवर्ड फोर्स में इंक्रीज नहीं भी करें, इफ यू कीप दिस फॉरवर्ड फोर्स, जब तक इन दोनों फोर्सेस में इसका जो रिजल्टेंट है वो नॉन जीरो होगा और ये फॉरवर्ड ग्रेटर होगी, ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट एक्सेलरेटिंग, मतलब उसकी जो स्पीड है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रहेगी। कब तक होती रहेगी? व्हेन दीज फोर्सेस बिकम कांस्टेंट। लेट्स से अब ये फोर्सेस स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, लेट्स से 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे आके फॉरवर्ड और बैकवर्ड फोर्सेस जो हैं दोनों, लेट्स से बैकवर्ड फोर्स अगर 200 न्यूटन है और फॉरवर्ड फोर्स भी 200 न्यूटन बन जाती है। नाउ व्हाट विल हैपन एट दैट पॉइंट? इस पॉइंट पर आके ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो फर्दर इंक्रीज नहीं होगी, या आप ये कह लें अब वो फर्दर एक्सेलरेट नहीं करेगा, इट विल कीप मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड अंटिल एंड अनलेस these forces are same। मींस के ये उस वक्त तक कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रेवल करती रहेगी जब तक ये दोनों वैल्यू सेम है। लेकिन अगर आफ्टर फ्यू सेकेंड्स, फ्यू मिनट्स, अब क्या होता है कि ये जो बैकवर्ड फोर्स है ये ग्रेटर हो जाती है, मींस के ये जो फोर्स है लेट से अब ये 200 से हो जाती है 250 या कुछ भी हो जाती है। अब इस केस में क्या होगा, अब कार की स्पीड जो है अब दोबारा रिड्यूस होने स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज नाउ बैकवर्ड फोर्स ग्रेटर होगी, ठीक है ना। अब ये कार डिसिलरेट करना स्टार्ट करेगी, 50 से नीचे आएगी, नीचे आएगी, आती रहेगी जब तक ये फोर्स इससे ग्रेटर होगी। इस तरह से जर्नी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे जो क्वेश्चन है उनको, कि हमें क्या क्या पूछा गया। अब देखें, फर्स्ट पार्ट में हमसे ये पूछ रहा है, कंपेयर द साइज एंड डायरेक्शन ऑफ द टू फोर्सेस व्हेन कार इज, फर्स्ट पार्ट में क्या है, मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड एट अ कांस्टेंट स्पीड। एक तो स्ट्रेट रोड पर है, मींस इट्स नॉट चेंजिंग द डायरेक्शन, और उसका जो मैग्नीट्यूड है स्पीड का वो भी कांस्टेंट है। तो आपने बताना है कि इन दोनों फोर्सेस में रिलेशन क्या होगा। अब देखें, कांस्टेंट स्पीड है और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, मींस के देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, तो दोनों फोर्सेस होंगी क्या होंगी, वो इक्वल होंगी। यही तो हम डिस्कस कर प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने यही डिस्कस किया था ना, कि जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रैवल करता है तो उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही होती हैं वो बैलेंस्ड होती हैं। तो दैट मींस के इन दिस केस फोर्स ए इज इक्वल टू फोर्स बी। अब आते हैं इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे, तो डेफिनेटली अब ड्यूरिंग मोशन ये फोर्सेस बैलेंस्ड हुई है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी फॉरवर्ड, मींस के कार जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। ठीक हो गया, ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या है कि अब अगर एक्सेलरेट कर रही है तो अब आपने इन मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर करना है, और अगेन आपने डायरेक्शन भी बतानी है कि उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में ट्रैवल करे। पहले तो हम बात कर रहे थे फोर्सेस की। अभी अभी हमने कहा कि अगर एक्सेलरेट कब करेगा, जब फॉरवर्ड फोर्स बैकवर्ड से ग्रेटर होगी, जितनी देर के लिए फॉरवर्ड बैकवर्ड से ग्रेटर रहेगी तो ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट एक्सेलरेटिंग। तो वी कैन से दैट फॉरवर्ड फोर्स हमारे पास फोर्स बी है और बैकवर्ड हमारे पास फोर्स ए है, तो वी कैन से दैट फोर्स बी इज ग्रेटर देन फोर्स ए, ठीक है। ये तो हो गया हमारे फोर्सेस को हमने कंपेयर कर दिया। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन इज स्टिल फॉरवर्ड, ठीक हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको थोड़ी सी एक और एडिशन कर देता हूँ, जो कि यहाँ पे अगर गिवन होती तो अच्छा था, लेकिन चलो नहीं है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। अब फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में थर्ड कंडीशन हमारे पास ये होती कि लेट से जैसे यहाँ पर कह रहा है कि एक्सेलरेट कर रहा है, कि अब हमारे पास थर्ड कंडीशन ये होती कि यू हैव टू टेल व्हेन कार इज डिसिलरेटिंग। तो उस कंडीशन में क्या होता है? अब अगर हम डिसिलरेट के केस में फोर्सेस को कंपेयर करें,
तो देखें हमारे अभी अभी हमने डिस्कस किया कि डिसिलरेट कब करेगी, व्हेन वी हैव व्हेन बैकवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन द फॉरवर्ड फोर्स। तो फोर्सेस के लिए तो सिंपली वी कैन से दैट जो फोर्स बी है, आई एम जस्ट राइटिंग, या फोर्स ए व्हिच इज द बैकवर्ड फोर्स, मैं इसको लिख रहा हूँ ए एफ, या चले एफ ए लिखते हैं, फोर्स ए दैट मस्ट बी ग्रेटर देन फोर्स बी। फोर्सेस के लिए तो ये हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज है डायरेक्शन। क्या अगर एक्सेलरेट कर रहा था जब ऑब्जेक्ट, या एक्सेलरेट कर रहा था व्हेन, या आप ये कह लें जब फॉरवर्ड फोर्स ग्रेटर थी तो ऑब्जेक्ट वाज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, व्हाट विल हैपन व्हेन बैकवर्ड फोर्स बिकम्स ग्रेटर? क्या ऑब्जेक्ट बैकवर्ड ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। इस ये कॉन्सेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि देखिए जिस इंस्टेंट पे बैकवर्ड फोर्स ग्रेटर हुई उस वक्त तो ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड ट्रेवल कर रहा था। अब ऐसा नहीं होगा कि बैकवर्ड फोर्स के ग्रेटर होते ही ऑब्जेक्ट जो है अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले और बैकवर्ड मूव करना स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं होगा। अब ये बजाय एक्सेलरेटिंग के डिसिलरेट करना स्टार्ट करेगा, मतलब इसकी स्पीड जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी, बट ऑब्जेक्ट विल स्टिल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। वो चलता तो देखें ना, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक का मतलब क्या होता है? आप फॉरवर्ड फोर्स को ग्रेटर कर रहे हैं, मीन्स, या आप ये कह लें कि आप सॉरी, बैकवर्ड फोर्स को आप ग्रेटर कर लें या फॉरवर्ड फोर्स को आप कम कर रहे होते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि आप ब्रेक अप्लाई करें और आपकी गाड़ी पीछे चलना स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं होता। आपकी स्पीड रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। दैट मीन्स कि स्टिल ऑब्जेक्ट विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो फॉरवर्ड में ही मूव करता रहेगा, लेकिन उसकी स्पीड रिड्यूस होती रहेगी। अब ये स्पीड रिड्यूस होती रहेगी होती रहेगी, एक ऐसा टाइम आएगा जब इसकी स्पीड बिल्कुल जीरो पे आ जाएगी। अब जीरो पे आने के बाद अब क्या होगा? अब ये होगा कि इफ यू कीप द फॉरवर्ड बैकवर्ड फोर्स ग्रेटर, अब अगर स्टिल फॉरवर्ड सॉरी बैकवर्ड फोर्स ग्रेटर होगी, नाउ ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये होगी ऑब्जेक्ट की पूरी जर्नी, ठीक है ना, कि पहले वो स्पीड रिड्यूस होगी, भले चाहे फॉरवर्ड बैकवर्ड फोर्स ग्रेटर है। जब वो स्पीड जीरो हो गई, अगर उसके बाद भी बैकवर्ड फोर्स ग्रेटर होगी तो ओनली देन ऑब्जेक्ट विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यही सेम कॉन्सेप्ट्स मैंने जो अभी मैंने आपको वीडियो लेक्चर का बताया, उसमें मैंने सारी चीजें डिटेल के साथ ग्राफिकल एनालिसिस के साथ मैंने एक्सप्लेन की हुई है। तो स्टिल यू हैव, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन तो यू कैन टेक हेल्प। चले जी, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे इसका। नेक्स्ट पार्ट इसका, सजेस्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द कार व्हेन द कार टर्न्स अ कॉर्नर एट अ कांस्टेंट स्पीड। अब ये कह रहे हैं कि अगर यही कार कांस्टेंट स्पीड के साथ तो ट्रेवल कर रही है, लेकिन एक कॉर्नर पे टर्न कर रही है, जस्ट लाइक दिस वन, एक कॉर्नर पे टर्न कर रही है, तो उस कंडीशन में इसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो इसको समझने के लिए हम समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट सर्कुलर मोशन का, बिकॉज जो कर्व्ड पाथ होता है, कर्व इज आल्सो अ पार्ट ऑफ ए सर्किल, जस्ट लाइक कंसीडर कि ये कर्व पाथ है, तो देखिए ये जो कर्व है दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ सर्किल। तो जो सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट होते हैं तो कर्व मोशन में भी वही सेम कॉन्सेप्ट होंगे। क्या होते हैं सर्कुलर मोशन में? कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है तो एट दैट फॉर दैट ऑब्जेक्ट उसकी जो वेलोसिटी होती है, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसकी जो डायरेक्शन होती है दैट इज ऑलवेज टेंजेंट टू दैट सर्किल। जस्ट लाइक अगर जब ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर है तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, जब ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे पहुंचा तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, मींस के वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट टू दैट सर्किल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर ऑब्जेक्ट हो। इसके अलावा जो उसके ऊपर एक्सेलरेशन और रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रहे होंगे, अच्छा इन एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स कह रहे होते हैं, बिकॉज दे आर द फोर्स और द एक्सेलरेशन व्हिच आर प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलर पाथ, ठीक है ना, इस वजह से हमको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कह रहे होते हैं। तो जब भी ऑब्जेक्ट सर्किल में रोटेट करता है तो उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस होती है और जो फोर्स उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही होती है, दे आर ऑलवेज directed towards the center of the circle. Just like जब ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर है तो यू कैन सी एक्सेलरेशन और फोर्स की डायरेक्शन सेंटर की तरफ हो गई। फिर जब ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे आया अगेन यू कैन सी कि उसकी फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगी। फिर ऑब्जेक्ट जब इस पॉइंट पे आया अगेन फोर्स और एक्सेलरेशन आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। मींस के एवरी पॉइंट एक्सेलरेशन और फोर्स की डायरेक्शन जो होती है दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल या सर्कुलर पाथ। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर हमें सर्किल के बजाय उन्होंने कर्व पाथ यूज किया, तो वी कैन राइट इट एज कि जब ऑब्जेक्ट कॉर्नर पे टर्न कर रहा होगा एट अ कांस्टेंट स्पीड तो उसकी जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द दैट पर्टिकुलर कर्व्ड पाथ। तो ये हो गया इसका आंसर। चलें जी, अब मूव करते हैं इसके सी पार्ट पे। नाउ इन सी पार्ट
Figure 2.2 shows the speed time graph for first 24 seconds of the motion of the car along a straight road. आपको जर्नी गिवन है फर्स्ट 24 सेकंड्स के लिए, ठीक है ना। आपने बताना क्या है इसके अंदर, ड्यूरिंग द मोशन देयर इज अ पीरियड ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इस पूरी जर्नी के अंदर कुछ ऐसा पीरियड है जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने बताना है स्टेट बोथ द स्टार्ट एंड फिनिश टाइम फॉर द पीरियड। अब पहली बात तो ये कि हमें कैसे पता चलेगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगी, तो उसके लिए हम थोड़ा सा एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती क्या है। अब देखिए यही सेम कॉन्सेप्ट मैंने एक्सेलरेशन वाली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम कहते हैं किसको है, इफ स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। तो जब स्पीड कांस्टेंट रेट के साथ इंक्रीज हो रही होती है तो उस वक्त डेफिनेटली जब स्पीड इंक्रीज हो रही है तो वी विल हैव एन एक्सेलरेशन। तो उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बिकॉज उस एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है या आप कह लें रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीजिंग स्पीड इज सेम, तो जो एक्सेलरेशन होती है उसकी वैल्यू भी सेम आ रही होती है, उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब ग्राफ से हमें कैसे पता चलेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, वी हैव टू सी कि जहां तक ग्राफ के अंदर हमें स्ट्रेट डायगोनल लाइन नजर आए, बिकॉज स्ट्रेट डायगोनल लाइन स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर स्ट्रेट डायगोनल लाइन रिप्रेजेंट्स कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग स्पीड, ठीक है ना। जब ये कार बनाना स्टार्ट हो गया दैट मीन्स कि स्पीड इज स्टिल इंक्रीजिंग, बट जो उसका इंक्रीजिंग रेट है वो वेरिएबल रेट है। तो इसका मतलब ये होगा कि जहां पर ग्राफ के अंदर हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है, स्ट्रेट डायगोनल लाइन मिल रही है, तो वो रिप्रेजेंट करी होगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। तो अब यहाँ पे ग्राफ में आप देखें दिस इज द पॉइंट जहां पर हमें स्ट्रेट डायगोनल लाइन मिल रही है, तो इसकी हम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। हमें पता चल जाएगा। अब आप देखें ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रही है, 8 सेकेंड्स तक जा रही है। तो इसका मतलब हमारा जो रिक्वायर्ड इंटरवल होगा दैट इज फ्रॉम 0 to 8 सेकेंड्स। तो ये वो इंटरवल है जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रेवल कर। चलें जी, अब मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार ड्यूरिंग फर्स्ट 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स में कितनी एक्सेलरेशन आ जाएगी, स्टेट क्लियरली द इक्वेशन दैट यू यूज। अब एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये इक्वेशन है एक्सेलरेशन फाइंड करने की। एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, या ये वाली फाइनल वेलोसिटी मींस कि अगर हम चेंज इन वेलोसिटी की बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी हम किस तरह फाइंड करते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सो दिस इज द इक्वेशन वी हैव टू यूज। तो यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि वी हैव टू राइट द इक्वेशन। तो पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है हमारे पास, v माइनस यू डिवाइडेड बाय टाइम, ये तो होगी इक्वेशन। अब आते हैं इसको हमने कैलकुलेट भी करना है फर्स्ट 5 सेकेंड्स। तो ये तो हमें पता चल गया कि टाइम तो होगा 5 सेकेंड्स। तो अब पहले तो हम ये देख लें कि 5 सेकेंड्स तक ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी इंक्रीज हुई थी। स्टार्ट तो ये 0 से हुई थी, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी इनिशियल स्पीड तो 0 थी। अब फाइनल स्पीड 5 सेकेंड्स तक जब आप ग्राफ में देखें तो हमें कितनी स्पीड मिल रही है, दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। तो जब हमें इनिशियल और फाइनल की दोनों वैल्यूज मिल गई तो वी हैव टू find the acceleration. So final speed is 8, initial speed is 0 and time is 5 seconds. तो जब हम 8 divided by 5 करेंगे तो we get an answer that is 1.6 meters per second square. This is 1.6। ठीक हो गया, ये हो गई हमारी एक्सेलरेशन। चलें जी, अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 4। It says that determine the distance traveled in first 5 seconds. Yes, this is again very important. हमें स्पीड गिवन है, या आप ये कह लें स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है, हमें टाइम भी गिवन है, वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। तो देखें जब आपको स्पीड डिस्टेंस टाइम ये तीनों चीजें इन मीन्स के इनका जो कॉम्बिनेशन होता है तो हमारे जहन में सबसे पहला जो मेथड आता है या फार्मूला आता है जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो होता है स्पीड का फार्मूला, जो कि होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम दिस फार्मूला, बट रिमेंबर दिस थिंग, ये जो फार्मूला है इसकी एक लिमिटेशन है। क्या है वो लिमिटेशन, ये देखें। इसकी लिमिटेशन ये है इस फार्मूला की, ये जो स्पीड का फार्मूला है, समटाइम्स हम स्पीड को v से भी रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। तो ये जो फार्मूला है स्पीड या वेलोसिटी का डिस्टेंस अपॉन टाइम,
इस फार्मूला की एक लिमिटेशन है कि दिस फार्मूला कैन ओनली बी यूज्ड, कैन ओनली बी अप्लाइड इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। उस वक्त अगर आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो या स्पीड कैलकुलेट, बिकॉज ये जो है आपको ये फार्मूला एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको स्पीड प्रोवाइड करता है। बस यहाँ पर आप देखें स्पीड इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, तो हर पॉइंट पे जब स्पीड चेंज हो रही है तो वी कैन नॉट यूज दिस फार्मूला। या सिंपल वर्ड्स में आप ये ध्यान में रख लें कि फार्मूला आप उस वक्त अप्लाई कर सकते हैं जब ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा होता है। बट हमें जो रिक्वायर्ड है, जहां पर हमने कैलकुलेट करना है डिस्टेंस, वो है 5 सेकेंड्स तक। तो 5 सेकेंड्स तक तो स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स के वी कैन नॉट यूज दिस फार्मूला। अब अगर हम ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते तो व्हाट इज द ऑल्टरनेट, क्या है हमारे पास ऑल्टरनेट मेथड? तो उसके लिए हम मूव करते हैं या आप रिकॉल कर लेते हैं जो हमारा ग्राफिकल एनालिसिस है। ग्राफिकल एनालिसिस में हमने क्या पढ़ा था कि इफ यू आर गिवन अ स्पीड टाइम या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। अगर आपको स्पीड टाइम, बिकॉज स्पीड भी तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही होता है ना, तो अगर आपको स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है और आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो वो डिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सिंपली बाय कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर द ग्राफ। मतलब जो भी आपके पास ग्राफ का शेप बन रहा है, आप उस पर्टिकुलर शेप का एरिया कैलकुलेट करें, दैट एरिया विल प्रोवाइड यू द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन दैट पर्टिकुलर इंटरवल। ठीक हो गया। चलें जी, अब हम दोबारा क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखें, अब ये है वो एरिया, या आप ये कह लें ये है हमारा रिक्वायर्ड रीजन जिसमें हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब है हमने इस शेप का हमने एरिया कैलकुलेट करना होगा। अब इस शेप को आप देखें तो दिस इज अ ट्राइंगल, मीन्स कि हमने इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये वाला, इस ट्राइंगल का हमने एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है? तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है दैट इज इक्वल टू 1/2 multiplied by base multiplied by height. This is the formula to calculate the area of triangle. अब देख लेते हैं हमारे इस पर्टिकुलर केस के अंदर बेस और हाइट कितने हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 और बेस, बेस आप देखें 0 से स्टार्ट होके 5 तक जा रहा है, सो दैट मीन्स के बेस हमारा हो गया 5। और हाइट, हाइट हमारी कहाँ तक जा रही है? हाइट हमारी जा रही है 8 तक, तो ये हो जाएगा 8। तो अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 8 4 से 2 और 20। ठीक हो गया। अब यही कैलकुलेशन हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, जो मीन्स के ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस जो होगा एरिया अंडर द ग्राफ होगा, दैट इज 1/2 एंड बेस इज 5 एंड हाइट इज 8। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर, दैट इज 20 मीटर्स। तो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या कार इन 5 सेकेंड्स। चलें जी, अब मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट डी। इट सेज दैट द कार इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स। अब डेफिनेटली जब आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो कार स्टॉप हो जाएगी। वेरियस फैक्टर्स कैन अफेक्ट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द टाइम दैट ब्रेक्स आर अप्लाइड। अब देखें, होता यह है कि जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि ब्रेक अप्लाई करते ही कार स्टॉप हो जाए। डेफिनेटली टेक सम टाइम टू कम्प्लीटली स्टॉप। अब वो जो टाइम है जब मीन्स के जब आपने ब्रेक अप्लाई कर दिया, उस टाइम से लेके कम्प्लीटली स्टॉप होने तक, या उस इंटरवल के अंदर जो कार है या जो भी ऑब्जेक्ट है डिस्टेंस ट्रेवल करता है, वो डिस्टेंस कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, उसके हिसाब से वो डिस्टेंस वेरी करता है। अब आपने बताना ये है, अपार्ट फ्रॉम द फोर्स अप्लाइड, मीन्स के जो ब्रेकिंग फोर्स आप अप्लाई करें उसको छोड़ के बाकी आपने बताना है व्हाट आर द अदर फैक्टर्स, व्हाट आर द टू अदर फैक्टर्स जो आपने मेंशन बताने हैं कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो उस ब्रेकिंग डिस्टेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। अब इसके लिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जिन पर ये ब्रेकिंग डिस्टेंस डिपेंड करता है। अच्छा, अब ये मैं कंटिन्यूसली टर्म ब्रेकिंग डिस्टेंस यूज कर रहा हूँ। देखिए ये ब्रेकिंग डिस्टेंस का जो टॉपिक है दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस यूनिट। अब अगर आपको नहीं पता या आपको नहीं कॉन्सेप्ट के ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है क्या है, अगेन आई हैव अ सेपरेट वीडियो, कंप्लीट वीडियो, जिसमें हमने ब्रेकिंग डिस्टेंस को
एक्सप्लेन किया हुआ है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है क्या, किस तरह कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज जो नेक्स्ट पार्ट होगा इसी क्वेश्चन का, या आई होप जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम उसी ब्रेकिंग डिस्टेंस को फर्दर डिस्कस करेंगे, तो वहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे हम जस्ट वो फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज यू हैव टू मेंशन 2 फैक्टर्स। तो क्या क्या हो सकते हैं, एक तो स्पीड ऑफ द कार होता है, बिकॉज आप देखिए ना, जब आप स्लो ट्रेवल कर रहे होते हैं, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, आप जल्दी स्टॉप कर लेते हैं, मतलब आपका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो कम हो जाता है। लेकिन अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो दैट विल इंक्रीज योर ब्रेकिंग डिस्टेंस। सेम वे जो रोड कंडीशंस है, अगर रोड के अंदर फ्रिक्शन कम है, स्लिपरी रोड है, तो डेफिनेटली टेक्स मोर टाइम टू कम्प्लीटली स्टॉप। तो मोर टाइम का मतलब है उसका जो कवरिंग डिस्टेंस है वो भी ज्यादा हो जाएगा। सो दीज कैन बी 2 फैक्टर्स। इसके अलावा भी और फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन वो हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है ना। हमें 2 ही फैक्टर्स पूछे थे, तो दीज कैन बी 2 फैक्टर्स जिससे ब्रेकिंग डिस्टेंस अफेक्ट हो सकता है। चले जी, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इस क्वेश्चन के अंदर हम ब्रेकिंग डिस्टेंस या इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है थोड़ा उनको हम डिटेल में देखेंगे। देखें क्या है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 इज सेइंग दैट व्हेन अ कार ड्राइवर सीज एन इमरजेंसी अहेड, ही अप्लाइज द ब्रेक ड्यूरिंग। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर एक कंप्लीट स्टेटमेंट दी हुई है जिसमें रिएक्शन टाइम, ब्रेकिंग डिस्टेंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन में नहीं जाते, हम डायरेक्टली देख लेते हैं कि ड्यूरिंग जर्नी एक्चुअली होता क्या है। देखें, दिस इज द केस। फॉर एग्जाम्पल, आप ड्राइव करें, यू जस्ट ऑब्जर्व, डेफिनेटली आप ड्राइव करें, लेट से यू आर ड्राइविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड v। आपने क्या ऑब्जर्व किया, देयर इज सम ऑब्स्टेकल, देयर इज सम हर्डल इन फ्रंट ऑफ यू। तो उस ऑब्स्टेकल की वजह से डेफिनेटली यू हैव टू स्टॉप योर कार, या हैव टू स्लो डाउन कार, ठीक है ना। अब अगर आपको कार को स्टॉप करना है, तो अब ये प्रोसेस कंप्लीट कैसे होगा, इस प्रोसेस को हम समझते हैं। देखिए, आपने इस ऑब्जेक्ट को देखा, लेट्स से दिस इज द पॉइंट, दिस इज द टाइम जहां पर आपने नोटिस किया कि देयर इज सम हर्डल इन फ्रंट ऑफ यू, जिसकी वजह से आपको अपनी कार को स्टॉप करना पड़ रहा है, ठीक है ना, रेस में आना पड़ रहा है। अब आपने नोटिस किया, कैसे नोटिस किया, बाय योर आईज, आपने देखा उस ऑब्जेक्ट को। अब होगा क्या, आपकी आईज जैसे ही उस ऑब्जेक्ट को नोटिस करेंगी, योर आईज विल सेंड अ मैसेज टू योर ब्रेन। क्या मैसेज सेंड करेंगी कि देयर इज एन सम हर्डल, जिसकी वजह से वी हैव टू अप्लाई द ब्रेक। अब आपका ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन विल सेंड अ सिग्नल टू योर फीट के आपने ब्रेक अप्लाई करना, ठीक है ना। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर मीन्स कि आपने ऑब्जेक्ट को देखा, आपकी आई ने ब्रेन को सिग्नल सेंड किया, ब्रेन ने अपने आपके जो फीट है, आपका जो फुट है जो ब्रेक के ऊपर आपने रखा हुआ है जिससे आपने ब्रेक अप्लाई करनी है, उसको सिग्नल सेंड किया। अब ये पूरा जो टाइम है, दैट टाइम, दिस प्रोसेस टेक्स सम टाइम। अब वो बहुत कम भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो, मीन्स विद इन सेकेंड्स भी हो सकता है, इससे कम भी टाइम भी होता है, लेकिन डेफिनेटली देयर इज सम टाइम। तो वो टाइम जो आप डिसाइड करने में, मतलब जो आप टाइम कंज्यूम करते हैं, विच इज टाइम विच यू टेक टू डिसाइड के यू हैव टू अप्लाई द ब्रेक, उस टाइम को हम कहते हैं रिएक्शन टाइम। इसके अभी आपने रिएक्शन किया नहीं है, जस्ट यू हैव टू डिसाइड कि आपने रिएक्ट करना है, ठीक है ना। अब जैसे ही आपने रिएक्ट किया, मीन्स कि आपका जो ब्रेन है, जब उसने सिग्नल सेंड किया टू योर फुट के यू हैव टू अप्लाई द ब्रेक, तो अब आपकी जो ब्रेकिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। मीन्स कि अब आपने ब्रेक को प्रेस करना स्टार्ट कर दिया। अब डेफिनेटली ऐसा भी नहीं होगा कि आप ब्रेक प्रेस करें फौरन से स्टॉप हो जाए। अगेन यू हैव टू टेक सम टाइम, जिसके बाद आप जाके कंप्लीटली स्टॉप। अब वो टाइम जिसमें आपने ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई करने से लेके कंप्लीटली स्टॉप होने तक का जो टाइम होता है, इस टाइम को हम कहते हैं ब्रेकिंग टाइम, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये पूरा जो प्रोसेस होता है वो 2 पोर्शंस में डिवाइडेड होता है। अगर हम टाइम की बात करें तो 2 टाइम इंटरवल्स में डिवाइड होता है। एक वो टाइम इंटरवल जिसमें आप डिसाइड करते हैं, उसको हम रिएक्शन टाइम कहते हैं। एक वो टाइम इंटरवल जिसमें आप रिएक्ट करते हैं, मीन्स कि आप एग्जीक्यूट करते हैं उस इंस्ट्रक्शन को, तो वो होता है आपका ब्रेकिंग टाइम, ठीक है ना। अब होगा क्या, अब देखिए, आप तो मूव कर रहे थे, आपकी कार एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही थी, तो डेफिनेटली अब ये जो टाइम इंटरवल्स हैं, दोनों टाइम इंटरवल्स, इसमें भी आपकी कार कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, बिकॉज कार इज स्टिल मूविंग। ये तो यहाँ जाके इस पॉइंट पे जाके स्टॉप हो रही है ना। तो वो डिस्टेंस जो कि आप रिएक्शन टाइम के अंदर ट्रेवल करते हैं, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, थिंकिंग डिस्टेंस। मतलब वो डिस्टेंस जो कि आपने रिएक्शन टाइम के अंदर ट्रेवल किया है, और वो डिस्टेंस
उस वक्त जो स्पीड होती है वो स्टिल कांस्टेंट रहती है, मींस के बिकॉज अभी आपने स्पीड को रिड्यूस नहीं किया। तो थिंकिंग डिस्टेंस के अंदर ध्यान में रखें, जिस स्पीड के साथ आप इनिशियली ट्रेवल कर रहे थे, यू विल बी ट्रेवलिंग एट दैट स्पीड। इसमें स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पर आपने ब्रेक अप्लाई किया। अब ब्रेक अप्लाई करने का मतलब है अब आपकी स्पीड जो है वो क्या होती होगी, रिड्यूस हो जाएगी, आप डिसलेरेट करना स्टार्ट करेंगे। तो इस डिसलेरेशन में या इस इंटरवल में ब्रेकिंग टाइम के अंदर जो आप डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है ना। तो इन दोनों को कलेक्टिवली हम कह रहे होते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये टर्म्स है, थोड़ा सा इनको आपने ध्यान में रखना है। स्टॉपिंग डिस्टेंस इज द कंप्लीट ओवरऑल जो डिस्टेंस होता है जिसके अंदर आपके थिंकिंग डिस्टेंस और प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस दोनों आ जाते हैं, ठीक है ना। ये कंप्लीट प्रोसेस होता है ब्रेक अप्लाई करने का। अब आते हैं क्वेश्चंस के अंदर कि हमें क्या क्या पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे। अब पहले तो ऊपर वाले पार्ट में यही चीजें जो हमने डिस्कस की हैं ये सारी मेंशन है। अब उसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि फिगर 1.1 क्या है, सॉरी फिगर 3.1 shows that the speed स्पीड टाइम ग्राफ द कार, आपको स्पीड टाइम ग्राफ की हुई है। द ड्राइवर सीज द इमरजेंसी एट टाइम इक्वल टू जीरो, मीन्स कि अगर हम प्रीवियस जो अभी हमने डिस्कस किया था उससे अगर हम कंपेयर करें, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ने या ड्राइवर ने देखा कि देयर इज सम इमरजेंसी है, ठीक है ना। मीन्स कि यहाँ से उसका रिएक्शन टाइम स्टार्ट हो गया। ठीक, ये वो पॉइंट है जहां से उसका रिएक्शन टाइम स्टार्ट होता है, टाइम इक्वल टू जीरो। और उसके बाद हो क्या रहा है, और कार का मास भी गिवन है। लेकिन अगर हम इस ग्राफ को देखें, ग्राफ हमें ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट ने या ड्राइवर ने जीरो, जब टाइम 0 सेकेंड्स था, ड्राइवर नोटिस्ड सम इमरजेंसी अहेड। जीरो के बाद 1 सेकेंड्स तक आप देखें, देर इज नो एनी चेंज इन द स्पीड। स्पीड अगर 30 मीटर पर सेकेंड थी तो 1 सेकेंड तक भी वो 30 मीटर पर सेकेंड है। इसके बाद जाके स्पीड रिड्यूस हो रही है। दैट मीन्स के दिस इज द इंटरवल जहां पर, या आप ये कह लें दिस इज द टाइम एट विच ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक। ये वो पॉइंट है जहां पर ब्रेक अप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर हम इस इंटरवल की बात करें तो वी कैन कॉल इट एज अ रिएक्शन टाइम। ये वो इंटरवल है जो हमारा रिएक्शन टाइम है। ठीक हो गया। अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है। अब देखें यहां से उसने ब्रेक अप्लाई किया, कैसे हमें पता चला, बस अब कार डिसलेरेट करिए, इसकी स्पीड रिड्यूस हो रही है, कंटिन्यूसली रिड्यूस होके 5 सेकेंड्स तक, टोटल 5 सेकेंड्स तक आके वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है। तो अगर हम 1 से लेके 5 सेकेंड्स तक, मीन्स के ये जो 4 सेकेंड्स का ये वाला जो इंटरवल है, इस इंटरवल की बात करें तो इस इंटरवल को हम क्या कहेंगे, दिस इज द ब्रेकिंग टाइम, ठीक है ना। ये हमारा हो गया ब्रेकिंग। हमने पहले ही टाइम इंटरवल को डिवाइड कर दिया। चले जी, अब आते हैं इसके अकॉर्डिंग हमने आंसर करने। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, हमने क्या कैलकुलेट करना है, थिंकिंग डिस्टेंस। थिंकिंग डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है विच इज ट्रेवल्ड इन द रिएक्शन टाइम। इस रिएक्शन टाइम के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा उसको हम कहते हैं थिंकिंग डिस्टेंस। मतलब ये डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है। अब आते हैं कैलकुलेट करेंगे किस तरह। हमें स्पीड टाइम ग्राफ की मैंने अभी अभी प्रीवियस एक क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो स्पीड का फार्मूला है विच इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक तो तरीका ये होता है डिस्टेंस कैलकुलेट, इस फार्मूला को हम यूज करके, मींस कि अगर हम इसको रीअरेंज करें तो डिस्टेंस विल बी स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। एक तो हम इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड मेथड था बाय फाइंडिंग द एरिया ऑफ द ग्राफ, ठीक है ना। जो हमारे पास, अब देखें ना यहाँ पर हमारे पास जो शेप बन रहा है दैट इज अ रेक्टेंगल। ये पूरा रेक्टेंगल बन रहा है हमारे पास, यहाँ से लेके इस रेक्टेंगल का अगर हम एरिया फाइंड करें तो दैट एरिया विल प्रोवाइड अस द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब क्वेश्चन ये है कि हम कौन सा मेथड यूज करें। तो देखें लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि दिस मेथड कैन बी यूज, या दिस फार्मूला कैन ओनली बी यूज इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। तो यहां पर देखें इस इंटरवल के अंदर, जिस इंटरवल के अंदर हमने डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट करना है, तो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो तो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है हम ये मेथड भी यूज कर सकते हैं। ऑल्सो वी कैन यूज दिस मेथड एज वेल, जो एरिया वाला मेथड है ये भी हम यूज कर सकते हैं। तो हम ये करते हैं दोनों मेथड से कैलकुलेट करते हैं सो दैट हमें वेरीफाई भी हो जाए कि हमारा आंसर दोनों के लिए सेम आ रहा है फॉर दिस केस, ठीक है ना। तो पहले हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। तो इस मेथड से हमारा डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 30, और टाइम मीन्स के स्पीड इज 30, और टाइम इंटरवल हमारे पास 1 सेकेंड बन रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 मीटर्स, ठीक है। ये हो गया
ब्रेक सॉरी थिंकिंग डिस्टेंस। अब यही थिंकिंग डिस्टेंस हम एरिया वाले मेथड से भी यूज करते हैं। तो देखें एरिया हमारे पास बन रहा है रेक्टेंगल शेप जो बन रहा है, तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब आपकी मर्जी है, आप इस साइड को लेंथ कंसीडर करें तो ये विड्थ हो जाएगा। तो अगर हम लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करें मीन्स के इस केस के अंदर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हाँ लेंथ हमारी बन रही है 0 से 1 मीन्स के 1 बन रही है, और विड्थ हमारी कितनी बन रही है, दैट इज 30। तो आप देखें अगेन वही आपको मिल रहा है 30 मीटर्स। तो दैट मीन्स के फॉर दिस पर्टिकुलर केस यू कैन यूज ईदर मेथड, दोनों मेथड से आपको जो थिंकिंग डिस्टेंस है वो आपको मिल जाएगा। दैट इज मीन्स के थिंकिंग डिस्टेंस आपके पास हो जाएगा 30। कैलकुलेशन हमने ऊपर कर लिया, दैट्स ओनली राइटिंग द आंसर। ठीक हो गया, ये हो गया थिंकिंग डिस्टेंस। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ब्रेकिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब देखें ब्रेकिंग डिस्टेंस पहले तो हम देख लेते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस होगा का। ब्रेकिंग डिस्टेंस वो होता है विच इज ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द ब्रेकिंग टाइम, मीन्स के ब्रेकिंग टाइम में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मीन्स के इस टाइम इंटरवल के अंदर जो डिस्टेंस कार ट्रेवल करेगी उस डिस्टेंस को हम कहेंगे ब्रेकिंग डिस्टेंस, वो हमें कैलकुलेट करना है। अब इस पोर्शन के अंदर या इस इंटरवल के अंदर आप देखें स्पीड कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रही है, मींस के स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, दैट मींस के वी कैन नॉट यूज दिस फार्मूला फॉर द दिस पर्टिकुलर केस। तो अगर ये नहीं है तो वी हैव अदर मेथड विच इज द एरिया ऑफ द ग्राफ। अब आप देखें यहाँ पर शेप हमारा जो बन रहा है ट्राइंगल बन रहा है, तो इस ट्राइंगल का अगर हम एरिया फाइंड करें दैट विल प्रोवाइड द डिस्टेंस, और एरिया ऑफ द ट्राइंगल होता है 1/2 बेस। अब इस ट्राइंगल का बेस देखिए 1 से लेके 5 तक, दैट मीन्स के बेस हमारे पास कितना आ रहा है 4, तो ये हो गया इसका बेस, और हाइट स्टिल हमारे पास कितनी है 30 इस ट्राइंगल की भी, तो हम 30। अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें 2 की टेबल 4 पे 2 टाइम्स हो जाएगी, 2 30 से 60। इसका मतलब है हमारे पास ये पूरी कैलकुलेशन में दोबारा कर देता हूँ कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस ऑफ द ट्राइंगल विच इज 40 एंड द हाइट विच इज 30। तो ये हमारे पास टोटल जो आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड दैट इज 60 मीटर्स। तो ये हो गया हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक हो गया, चलें जी अब मूव करते हैं हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज सेइंग दैट वी हैव टू कैलकुलेट द डिसेलरेशन ऑफ द कार ड्यूरिंग द ब्रेकिंग डिस्टेंस या ब्रेकिंग। अब डेफिनेटली डिसेलेशन होगी तब जब ये ब्रेक अप्लाई करेगा, मींस के फ्रॉम दिस इंटरवल या आप ये कहें फ्रॉम 1 सेकेंड्स टू 4 सेकेंड्स कार विल डिसेलरेट। तो इस इंटरवल के अंदर हमने यहाँ से लेके इस पॉइंट तक हमने डिसेलेशन कैलकुलेट करनी है, वो पॉइंट है या ये इंटरवल है जब कार डिसेलरेट करेगी। अब देखें डिसेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वही एक्सेलरेशन वाला, फाइनल विद स्पीड माइनस इनिशियल विद स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम। तो इस फार्मूले अगर हम वैल्यूज पुट करें तो देखें फाइनल स्पीड का मतलब है फाइनल स्पीड कितनी होगी जब वो स्टॉप कर देगी तो 0 हो जाएगी, 0 हो गया। इनिशियल स्पीड इसने डिसेलरेट करना कहाँ से स्टार्ट किया था, इसने स्टार्ट किया था फ्रॉम द 30 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल स्पीड इसकी कितनी हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। और टाइम इंटरवल कितना है 4 सेकेंड्स, बिकॉज 1 सेकेंड से लेकर 5 सेकेंड्स तक वो डिसिलरेट कर रहा है, तो हमारे पास जो टाइम होगा 4 सेकेंड्स। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर आ रहा है 7.5, लेकिन वो आएगा माइनस का, ठीक है ना, बिकॉज 0 - 30 तो ये -30 हो जाएगा, -30 डिवाइडेड बाई 4 वी है -7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो माइनस है दैट इज रिप्रेजेंटिंग दैट दिस इज अ डिसिलरेशन, ठीक है ना। अगर एक्सेलरेशन का आंसर माइनस में आता है तो डिसिलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन कीप दिस वन थिंग इन योर माइंड कि वेन एवर इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन कि यू हैव टू कैलकुलेट द डिसिलरेशन, तो बिकॉज डिसिलरेशन का मतलब ही होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो आपने अपने आंसर के अंदर आपने नेगेटिव मेंशन नहीं करना। रीजन इज दैट डिसिलरेशन itself says that it's a negative acceleration। तो जो भी आपके पास आंसर आता है मींस के राइट नाउ वी आर गेटिंग 7.5, तो आपने सिंपली 7.5 लिखना, आपने इसके साथ नेगेटिव साइन नहीं लगाना। अगर आप लगा देते हैं तो दैट कुड बी एन इनकरेक्ट, ठीक है ना। तो आपके पास आंसर आ गया डिसिलेशन का 7.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। चलें जी अब हमने फाइंड करना है द फोर्स प्रोवाइडेड बाय द ब्रेक्स। आपको ब्रेकिंग फोर्स फाइंड करनी है,
अब इसके लिए भी हमारे पास जो हमें हिंट ये गिवन है कि वी आर आल्सो गिवन द मास ऑफ दिस कार, और वो मास हमारे पास कितना गिवन है, 800 किलोग्राम। ठीक है, तो ब्रेकिंग फोर्स फाइंड करनी है, तो विल बी यूजिंग द फार्मूला ऑफ द फोर्स जो हम प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 में भी यूज किया था, एफ इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय ए दैट कैन बी डिसिलेरेशन। यहाँ पर ये डिसिलेरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, मास हमारे पास 800 है, और डिसिलेरेशन अभी अभी हमने फाइंड किया दैट इज 7.5। तो वी गेट कितनी आ जाएगी रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास, जो ब्रेकिंग फोर्स है दैट इज 600 न्यूटन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्टेंट फोर्स। चलिए जी, अब मूव करते हैं इसके सी पार्ट पे। C part saying that using ideas about the friction and deceleration, state and explain how the braking distance is affected। आपने फ्रिक्शन और डिसेलरेशन के आइडियाज को यूज करते हुए आपने ये बताना है कि इस कार की जो डिसेलरेशन सॉरी ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो कैसे अफेक्ट होगा। कुछ आपको पर्टिकुलर केसेस गिवन है, उन केसेस को यूज करते हुए आपने बताना है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस कैसे अफेक्ट होगा। ओके, तो हम करते ही हैं कि डायरेक्ट हम आंसर नहीं करते, थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि ये जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है ये कौन कौन से फैक्टर्स पर अफेक्ट करता है, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस ब्रेकिंग डिस्टेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। फिर हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर करना हमारा इजी हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब आते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट द ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब देखें, सबसे पहले हमारे पास है टायर कंडीशन। वन बाय वन हम सारे फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। टायर कंडीशंस में क्या है कि हमारे पास अगर टायर्स का सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो डेफिनेटली उससे हमारी जो ग्रिप होगी वो ज्यादा होगी रोड पे, जिससे आप ये कह लें उसकी फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगी, तो जिससे हमारा जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। या आप एज अ हिंट आप एक और चीज याद कर लें कि फ्रिक्शन एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, मतलब जहां फ्रिक्शन ज्यादा होगी वहां ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बिकॉज हमने फ्रिक्शन और जो ये फैक्टर्स हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस को डिस्कस करना है डिसिलरेशन और फ्रिक्शन को यूज करते हुए, तो हम यहाँ से कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि फ्रिक्शन किस तरह से ब्रेकिंग डिस्टेंस को अफेक्ट करेगी। दूसरा ये है कि अगर हम न्यू टायर्स को यूज करें तो न्यू टायर्स में आप देखें जो फ्रिक्शन होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ओल्डर टायर्स। न्यू टायर्स को यूज करने का पर्पज ये होता है कि हमारी फ्रिक्शन ज्यादा हो, सो दैट हमारी ग्रिप रोड पे ज्यादा होगी। तो अगेन जब ग्रिप ज्यादा होगी तो जो हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, मीन वी कैन इजीली स्टॉप। ठीक है ना, तो न्यू टायर्स मीन्स के अगर हम ओल्ड टायर्स को रिप्लेस करें विद न्यू टायर्स तो दैट विल आल्सो डिक्रीज द ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है ना, दूसरा इफेक्टिवनेस ऑफ द ब्रेकिंग सिस्टम है, डेफिनेटली अगर ब्रेकिंग सिस्टम इफेक्टिव होगी तो दैट कैन रिड्यूस द ब्रेकिंग डिस्टेंस। इसके अलावा रोड कंडीशंस में ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, किस तरह से रोड कंडीशन अफेक्ट कर सकती है कि अगर स्मूथ रोड होगा तो उसकी फ्रिक्शन लेस होगी। जब फ्रिक्शन अभी अभी मैंने बताया कि फ्रिक्शन एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस आर इनवर्सली रिलेटेड, फ्रिक्शन कम हो गई तो ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना, अब वेदर किस तरह अफेक्ट करती है, वेदर से क्या होगा, रोड की जो आप ये कह लें स्मूथनेस है वो अफेक्ट होती है। जो स्नोई रोड होता है उसमें फ्रिक्शन सबसे कम होती है एज कम्पेयर टू द स्टैंडिंग वाटर, और ड्राई रोड में सबसे ज्यादा होती है। तो डेफिनेटली जहाँ फ्रिक्शन कम होगी वहाँ ब्रेकिंग डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस सबसे कम किस में होगा, ड्राई रोड में। ड्राई रोड में कार को स्टॉप करना सबसे इजी होता है, कंपैरेटिवली इजी होता है अगर हम उसको वाटर से या फिर स्नोई रोड से कंपेयर करें। ठीक है ना, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो फैक्टर है जो ब्रेकिंग डिस्टेंस को अफेक्ट कर सकता है वो होता है मास ऑफ द व्हीकल। जितना मास ज्यादा होगा उसका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाएगा। बिकॉज आप देखें ना, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकेंड लॉ, जो फोर्स होती है या आप ये कह लें जो एक्सेलरेशन होती है दैट इज इनवर्सली रिलेटेड टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास ग्रेटर हो जाएगा, आपकी एक्सेलरेशन एज वेल एज डिसिलेशन ग्रेटर होगी। तो जब डिसिलेशन ज्यादा होगी तो इसका मतलब इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या रेट ऑफ डिक्रीजिंग स्पीड ज्यादा हो जाएगा, तो उसके ज्यादा होने से जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक हो गया, अब इन्हीं फैक्टर्स को यूज करते अब हम जो जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आंसर करते रहेंगे। चलें अब देखें, फर्स्ट है क्या है, यूजिंग न्यू टायर्स रादर देन द बैडली worn टायर्स। अगर आप न्यू टायर्स को मीन्स के आप पुराने टायर्स को रिप्लेस करें विद न्यू टायर्स, तो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि न्यू टायर्स फ्रिक्शन को इंक्रीज करेंगे और उसके रिजल्ट में जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फ्रिक्शन का इंक्रीज होने का मतलब है उसमें डिसिलरेशन कम होगी, डिसिलरेशन कम होने का मतलब ये होगा कि उसका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो भी कम हो जाएगा और कार जल्दी स्टॉप कर लेगी। ठीक हो गया। सेकंड जो फैक्टर है वो क्या है, कार स्किडिंग ऑन द वेट रोड।
अब अभी अभी ये भी हमने फैक्टर डिस्कस किया था कि अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो ड्राई रोड में फ्रिक्शन ज्यादा होती है, तो जिसमें डिसेलरेशन कम होगी या ब्रेकिंग डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। लेकिन वेट रोड है, तो वेट रोड में जो फ्रिक्शन होती है वो कम हो जाती है, तो फ्रिक्शन के कम होने से उसकी डिसेलरेशन ज्यादा होगी, कार विल स्टार्ट मोर टाइम्स टू स्लो डाउन या मोर टाइम टू कंप्लीटली स्टॉप, तो जिससे उसका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक हो गया। थर्ड फैक्टर क्या है, द कार कैरिंग ए हैवी लोड, तो ये भी हमने अभी अभी फैक्टर डिस्कस किया है कि कार का जो मास है वो डिसिलरेशन के साथ इनवर्सली रिलेटेड है, ठीक है ना। अगर हम डिसिलेशन या एक्सेलरेशन दोनों के साथ, बट यहाँ पर हम क्योंकि पर्टिकुलर डिसिलेशन की बात करें तो डिसिलरेशन के साथ मास इनवर्सली रिलेटेड है, मास ज्यादा होगा डिसिलरेशन कम हो जाएगी, मींस के इट विल टेक मोर टाइम टू कंप्लीटली स्टॉप या स्लो डाउन, तो जब डिसिलेशन कम होगी तो उसका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इट विल कवर मोर ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक हो गया। तो दीज आर द सम फैक्टर्स जिससे ब्रेकिंग डिस्टेंस इफेक्ट हो सकता है। चलिए अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या है क्वेश्चन, अच्छा इसमें भी देखें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ब्रेकिंग और थिंकिंग जो डिस्टेंस है उन्हीं का ही है। क्या है क्वेश्चन, फिगर 4.1 शोज अ कार ब्रेकिंग ऑन द रोड कमिंग टू द रेस्ट, एक कार है जो कि सर्टेन स्पीड से ट्रेवल कर रही है, अब वो क्या कर रही है, डिसलेरेट कर रही है और वो जीरो पे आ रही है, मीन्स के जो भी उसकी स्पीड थी अब उससे जीरो पे आ रही है। अब हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू दैट हमसे क्या क्या रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, फर्स्ट इज दैट एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय थिंकिंग डिस्टेंस। अब एक चीज आप ध्यान में रख लें कि क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। अब प्रीवियस क्वेश्चंस में हमसे थिंकिंग डिस्टेंस और जो ब्रेकिंग डिस्टेंस था वो हमने कैलकुलेट करना था, इस क्वेश्चन के अंदर हमने कैलकुलेट नहीं करना, वी जस्ट हैव टू टेल कि होता क्या, एक्सप्लेन करना है, दैट मींस कि आपने डिस्क्राइब करना है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस या थिंकिंग डिस्टेंस ये जो है होता क्या है। तो क्या होता है थिंकिंग डिस्टेंस, ये अभी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम, मतलब जो रिएक्शन टाइम होता है उस रिएक्शन टाइम के अंदर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, थिंकिंग डिस्टेंस। सिंपली एक नंबर का क्वेश्चन है तो दैट्स इनफ। इसी तरह फिर हमने ब्रेकिंग डिस्टेंस को भी एक्सप्लेन करना है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है, इट्स द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द डिसिलरेटिंग, या आप ये कह लें दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम, जो आपका सॉरी ब्रेकिंग टाइम होता है, दिस इज द रिएक्शन टाइम एंड दिस इज द ब्रेकिंग टाइम। तो ब्रेकिंग टाइम के अंदर आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है उस डिस्टेंस को आप कहते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। अच्छा अब अगेन अगर फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन के अंदर थर्ड पार्ट में आपसे ये पूछ रहा होता कि व्हाट इज मीन बाय स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा, दैट इज सिंपली द थिंकिंग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, इसके अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर दें दैट विल कंप्लीटली बी द स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक हो गया। चलें अब मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट बी पार्ट इसका है, एन इंजीनियर कंडक्ट्स अ टेस्ट ऑन द कार एंड फाइंड्स दैट द ब्रेकिंग डिस्टेंस इज ग्रेटर व्हेन द कार इज फुली लोडेड। तो यही हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी डिस्कस किया कि जब मास ग्रेटर होगा तो ब्रेकिंग डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, तो इंजीनियर ने भी ये ऑब्जर्व किया। अब ये कह रहा है अपार्ट फ्रॉम द रोड कंडीशंस स्टेट व्हाट मस्ट बी केप्ट द सेम इन दिस टेस्ट। अगर इंजीनियर को ये चीज टेस्ट करनी थी तो रोड कंडीशंस के अलावा और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसको उसने चेंज नहीं करना। अब एक चीज आप माइंड में बिठा लें, दिस इज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ द कंपैरिजन, जब आप दो या दो से ज्यादा चीजों का कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो यू हैव टू प्रोवाइड द सेम एनवायरनमेंट, या जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उनको आपने वेरी नहीं करना, वो सेम रखना है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आपका एग्जाम होता है, आप देखें जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, अगर आप ये कंपेयर करना चाह रहे हैं विच स्टूडेंट परफॉर्म द बेस्ट, जिसकी बेसिस पे पोजीशन आप अनाउंस असाइन करते हैं कि दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट गॉट फर्स्ट पोजीशन सेकंड, तो उसके लिए जो फेयर अगर आप उनको चांस देना चाह रहे हैं, ये जो रूल ये होना चाहिए कि यू हैव टू कीप द एग्जाम इन द सेम एनवायरनमेंट, आपका क्वेश्चन पेपर भी सेम होना चाहिए, उसकी जो टाइमिंग है वो भी सेम होनी चाहिए, सेम एनवायरनमेंट के अंदर स्टूडेंट्स को एग्जाम देना चाहिए, ओनली देन यू कैन हैव अ फेयर कंपैरिजन। ऐसा नहीं है कि एक स्टूडेंट एग्जाम हॉल में बैठा है, एक स्टूडेंट घर पे बैठ के दे रहा है पेपर, तो डेफिनेटली वो एक फेयर कंपैरिजन नहीं होगा। तो कंपैरिजन का रूल ये होता है कि जिस फैक्टर को आपने कंपेयर करना है उसके अलावा जो बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं उनको आपने सेम रखना है, सो दैट
तब आपको उस पर्टिकुलर फैक्टर का पता चलेगा कि उसमें क्या चेंज आ रहा है। तो हमने कंपेयर किसको करना है, मास को कंपेयर करना है कि लोडेड ट्रक का मास जो है वो उसके जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है, मींस के अपार्ट फ्रॉम द लोड बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं उनको सेम रखना है। वो फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, स्पीड आपने सेम रखनी है, बिकॉज जब स्पीड सेम नहीं होगी तो स्पीड कैन ऑल्सो अफेक्ट द ब्रेकिंग डिस्टेंस। ये हमने प्रीवियस देखा था कि ब्रेकिंग डिस्टेंस स्पीड से भी अफेक्ट होता है। तो अगर दो कार्स की स्पीड अलग अलग होगी तो डेफिनेटली उनका ब्रेकिंग डिस्टेंस भी अलग होगा। तो आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि वो ब्रेकिंग डिस्टेंस जो चेंज हो रहा है वो लोड की वजह से चेंज हो रहा है या फिर स्पीड की वजह से चेंज हो रहा है। तो यू हैव टू कीप द स्पीड सेम, टायर कंडीशंस आपने सेम रखनी है, ब्रेकिंग सिस्टम दोनों का सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक के ब्रेक वीक है, वीकर है, डेफिनेटली दैट विल इंक्रीज द ब्रेकिंग डिस्टेंस। इसी तरह अप्लाइड फोर्स जो है वो भी कार के ऊपर, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर सेम होनी मींस के सिंपल इज दैट आपने जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उन सबको आपने सेम रखना है अपार्ट फ्रॉम द लोड। जस्ट आपने लोड को वेरी करना है सो दैट यू कैन हैव द फेयर कंपैरिजन। ठीक है ना। चले, सेकंड पार्ट इसका है एक्सप्लेन व्हाई द कार हैज अ ग्रेटर ब्रेकिंग डिस्टेंस व्हेन फुली लोडेड। अब यही कॉन्सेप्ट हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ये जो डिसेलेरेशन या एक्सेलरेशन होती है दैट इज इनवर्सली रिलेटेड टू द मास। तो इनवर्सली रिलेटेड का मतलब ये होगा कि जैसे ही लोड इंक्रीज होगा आपकी डिसेलेरेशन डिक्रीज हो जाएगी। तो डिसेलेरेशन डिक्रीज होने के रिजल्ट में जो आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, सॉरी डिसेलेरेशन डिक्रीज होगी तो आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। मास को आप ज्यादा करें तो आपका जो डिसेलेरेशन है वो ज्यादा हो जाए, मतलब आपकी डिसेलेरेशन की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। सॉरी 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 इसको हम दोबारा से सुन लें। क्या होगा, मास एंड डिसेलेरेशन इनवर्सली रिलेटेड, मास इंक्रीज होगा, डिसेलेरेशन डिक्रीज होगी। डिसेलेरेशन डिक्रीज होने का मतलब है इट विल टेक मोर टाइम टू स्टॉप। जब मोर टाइम टू स्टॉप होगा तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर वो डिस्टेंस भी ज्यादा ट्रेवल कर लेगा। तो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करने का मतलब ये होगा उसका ब्रेकिंग डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। तो दैट इज द रीजन कि जब आप लोड कर लेते हैं या मास को इंक्रीज कर लेते हैं तो उससे ब्रेकिंग डिस्टेंस ज्यादा क्यों होता है, यही हमने एक्सप्लेन किया। चलें जी, नेक्स्ट पार्ट है state and explain how one road condition affects the braking distance of the car using ideas of the friction in your answer। वही सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, ऑलमोस्ट उससे रिलेटेड है कि रोड कंडीशंस आपके ब्रेकिंग डिस्टेंस को कैसे अफेक्ट करते हैं। आपने जो आइडिया यूज करना है किसका यूज करना है, फ्रिक्शन का। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि रोड कंडीशन से फ्रिक्शन पे क्या अफेक्ट होता है। तो अगर हम कंपेयर करें एक स्मूथ रोड को एक रफ रोड से, तो रफ रोड के अंदर जो फ्रिक्शन होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है ना, ऐसे ही होता है। तो फ्रिक्शन ज्यादा होने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस और फ्रिक्शन ये होते हैं इनवर्सली रिलेटेड, नहीं सॉरी, ब्रेक हाँ, फ्रिक्शन कम होगी आपकी कार को ज्यादा टाइम लेगा तो कंप्लीटली स्टॉप। मतलब फ्रिक्शन और जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होते हैं, जहां फ्रिक्शन कम होगी वहां ब्रेकिंग डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। ठीक है ना। रोड रफ होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगी, तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी कार जो है वो जल्दी स्टॉप हो जाएगी, या जो भी आपकी व्हीकल है जल्दी स्टॉप हो जाएगी। तो जल्दी स्टॉप होने का मतलब है उसका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। तो फ्रिक्शन के इंक्रीज होने से ब्रेकिंग डिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रिक्शन एंड द ब्रेकिंग डिस्टेंस या रोड कंडीशंस एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस। चलें जी, अब मूव करते हैं इसके डी पार्ट पे। It is saying that explain how wider tires affect the pressure of the car on the surface of the road। अब ये part जो है this part relates to the pressure। Right now we are only solving the questions of kinematics and dynamics, but मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको आइडिया नहीं हो रहा तो leave it। जब हम प्रेशर डिस्कस करेंगे या अगर आपको आइडिया है प्रेशर का तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस वे। ठीक है ना। तो देखें, प्रेशर जो होता है किसी ऑब्जेक्ट का हम कैसे फाइंड करते हैं, प्रेशर किसके इक्वल होता है, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है ना। इसका मतलब है एरिया के साथ प्रेशर इनवर्सली रिलेटेड होती है। जहां एरिया ज्यादा होगा वहां प्रेशर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब अगर हम बात करें वाइडर टायर्स की, तो वाइडर टायर का मतलब है हम टायर्स का एरिया को इंक्रीज करें। तो टायर का एरिया इंक्रीज होगा तो उसके रिजल्ट में प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जब हम वाइडर टायर यूज करते हैं तो उससे रोड के ऊपर प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि हम वाइडर टायर्स यूज करने से प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट होगी। चलें जी, इसी क्वेश्चन का पार्ट ई है द कार
हैज अ टोटल मास 900 kilograms. कार का जो टोटल मास है 900 kilograms है. Traveling at an speed of 20 meter per second at time equal to 0. Driver sees an accident ahead. He applied the brake at time equal to 0.067 0.60 to stop the car. After the brakes are applied, the car moves at comes to the rest in further 4 seconds. Calculate the deceleration of the car. अब पहले तो अब इस क्वेश्चन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो हम प्लॉट कर लेते हैं. उससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी. अब आप देखें, ये वाई एक्सेस हो गया, ये एक्सेस हो गया, जो कि आपको टाइम इन सेकेंड्स रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर हमारे पास स्पीड होगी इन मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसका ग्राफ कर लेते हैं. अब ये कह रहा है कि जब टाइम 0 था, मीन्स के एट दिस पॉइंट ड्राइवर सीज एन इमरजेंसी हेड, लेकिन उसने ब्रेक कहाँ अप्लाई करना स्टार्ट की 0.6 में, मीन्स के समवेयर यहाँ पे 0.6 सेकेंड्स पे. मीन्स के अप टू 0.6 सेकेंड उसकी स्पीड, अच्छा कितनी स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा था, 20 मीटर पर सेकेंड. मीन्स के दिस इज द स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है ना. अब 0 से लेके 0.6 तक इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, बिकॉज ये इसका रिएक्शन टाइम है. इसके अंदर तो उसकी स्पीड में कोई चेंज आएगा नहीं. अब उसने ब्रेक अप्लाई किया, अब कंप्लीटली स्टॉप होने तक उसको कितना टाइम लग रहा है, 4 सेकेंड्स. मीन्स के टोटल टाइम अब हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4.6 सेकेंड्स, बिकॉज 0.6 सेकेंड्स उसने ऑलरेडी ले लिया. 4 फर्दर हम ऐड कर दें तो ये हो जाएगा टोटल 4.6 सेकेंड्स. तो ये वो टाइम इंटरवल है जहां पे वो डिसेलरेट करा होगा. तो ये हो गया हमारा इसका ग्राफ. अब इस ग्राफ को यूज करके जो जो हमारी रिक्वायरमेंट है हम फाइंड कर लेते हैं. सबसे पहले कैलकुलेट द डिसेलरेशन. तो देखें डिसेलरेशन क्या होगी, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम. तो फाइनल स्पीड जब वो कंप्लीटली स्टॉप हो गया तो फाइनल स्पीड हो गई इसकी 0. इनिशियल स्पीड कितनी थी जिस स्पीड के साथ उसने डिसेलरेट करना स्टार्ट किया, दैट इज 20. टाइम इंटरवल 0 से 4 या 4.6 तक की ऑलरेडी गिवन है, कितना टाइम ले रहा है ब्रेक करने में, 4 सेकेंड्स. तो हमारे पास अब देखें अगेन -5 आ जाएगा, बट माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस इज डिसेलरेशन. वी आर ऑलरेडी मेंशन क्वेश्चन के अंदर डिसेलरेशन है, तो सिंपली वी हैव टू राइट 5 meters per second square. So this is the required deceleration. ठीक है, ये हमने फाइंड कर ली. अब उसके बाद आगे नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कैलकुलेट द ब्रेकिंग फोर्स. तो ब्रेकिंग फोर्स के लिए भी हम वही सेम फार्मूला, मास मल्टीप्लाई बाय डिसेलरेशन. तो मास ऑफ द कार कितना हमें गिवन है, 900 किलोग्राम्स. ठीक है ना, ये देखें मास हमें कितना गिवन है, 900 किलोग्राम्स. तो हमारे पास हो जाएगा 900 और ये आ जाएगा 5 जो हमने डिसेलरेशन अभी कैलकुलेट की है. तो हमारे पास जो फोर्स आ जाएगी वो आ जाएगी 4500 न्यूटन. दिस इज द रिक्वायर्ड ब्रेकिंग फोर्स. चलें जी, अब इसी के थर्ड पार्ट में व्हाट वी आर गिवन, ड्रॉ स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द कार. अब ये देखें, ये हमने ऑलरेडी रफली यहाँ पर ड्रॉ कर लिया था. अब जस्ट हमें इसको थोड़ा सा इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर प्लॉट कर लेते हैं. अच्छा, ग्राफ प्लॉट करते वक्त आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि एक्सिस की डिवीजन आपने सेम रखनी है. ठीक है ना, ये ग्राफिकल एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था कि दिस इज द वे टू प्लॉट अ साइंटिफिक ग्राफ, कि जो भी आपका गिवन स्केल है आपने ग्राफ को अकॉर्डिंग टू दैट स्केल डिवाइड करना है ऑन बोथ एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस पे, लेकिन आपकी डिवीजन इक्वली होनी चाहिए. अच्छा, ग्राफिकल एनालिसिस में और भी कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको माइंड में रखने होते हैं. अगेन इसके ऊपर भी मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, तो अगर आपको कंफ्यूजन है तो यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो. ग्राफिक एनालिसिस में आपको आइडिया हो जाएगा कि साइंटिफिक ग्राफ प्लॉट करने की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है. अगर एग्जाम में आप प्रॉपरली ग्राफ प्लॉट नहीं करेंगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे. ठीक है ना. तो हमने सबसे पहले क्या किया, इस क्वेश्चन के अंदर हमने हमारे एक्सिस को डिवाइड कर दिया. हमारे पास टाइम की वैल्यू अप टू 4.6 सेकेंड्स थी, तो हमने ग्राफ को ऐसे डिवाइड किया कि हमारा ग्राफ ऑलमोस्ट जो है वो 90 या 75% जो हमारा कवर होना चाहिए. हमने ग्राफ को डिवाइड कर दिया. इसी तरह वाई एक्सिस पे हमारे पास जो स्पीड की वैल्यूज है वो हमारे पास 20 तक जा रही थी, 20 मीटर पर सेकेंड तक. तो यहाँ पर भी हमारा ग्राफ हमने जो हमारा अप्रोप्रिएट हमारा स्केल बनना था हमने उसमें डिवाइड कर दिया. उसके बाद ये है 0.6 सेकेंड्स. ठीक है ना, जहां तक मीन्स के ये जो रिएक्शन टाइम है ये 0.6 सेकेंड, बिकॉज अगर ये 1 है तो ये 0.6 सेकेंड हो गया. तो यहाँ तक तो होगा, कार उसी स्पीड के साथ ट्रेवल कर लेगी बिकॉज दिस रिएक्शन टाइम. उसके बाद इसने ब्रेक अप्लाई करना शुरू किया और
4.6 सेकेंड्स तक, ये वाला 4.6 सेकेंड्स तक आके उसने कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया। अब इस ग्राफ के अंदर देखें मैंने एक्सिस मेंशन नहीं किया, बट यू हैव टू मेंशन द एक्सिस, कि इस एक्सिस पे आप कौन सी क्वांटिटी प्लॉट करें, टाइम करें, और उसका यूनिट स्लैश यूनिट टाइम सेकेंड्स। सेम वे ऑन वाई एक्सिस वी आर प्लॉटिंग द स्पीड, सो यू हैव टू मेंशन द स्पीड, ठीक है ना। जो भी क्वांटिटी आप प्लॉट करते हैं उसको आप मेंशन कर दें अलोंग विद इट्स यूनिट। ये हो गया इसकी ग्राफिकल एनालिसिस। अब इसका लास्ट पार्ट है, स्टेट हाउ द ग्राफ इन पार्ट 3 कैन बी यूज्ड टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। अब देखें, आपको डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं करना, जस्ट बताना है हाउ, जस्ट बताना है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय फाइंडिंग द एरिया। क्यों? बिकॉज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार कैन बी यूज्ड टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब देखें ना, अब अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ इस पोर्शन की बात करते हैं या थिंकिंग डिस्टेंस की बात करते हैं, तो उसके लिए जरूरी नहीं था कि हम एरिया फाइंड करते। हमारे पास जो फार्मूला है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इससे फाइंड कर सकते थे। लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ये फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, बिकॉज यहाँ पर तो स्पीड कॉन्स्टेंट है ही नहीं। तो यहाँ पर हमें एरिया यूज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन के अंदर हमें टोटल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस के लिए हमें या तो हम ये करें इंडिविजुअली दोनों को सेपरेट कर लें, या फिर हम पूरे जो हमारा रीजन बन रहा है उस पूरे रीजन का एरिया कैलकुलेट कर लें। तो सिंपली वी हैव टू राइट, हमें कैलकुलेट करना नहीं है और एक ही मार्क का आंसर है। सिंपली वी हैव टू मेंशन कि अगर जो भी हमारे पास ये ग्राफ बन रहा है, इस पूरे ग्राफ का हम एरिया कैलकुलेट कर दें, दैट एरिया विल प्रोवाइड अस द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। चले मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट ऑन अ ट्रेन व्हेन इट इज मूविंग। एक ट्रेन के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। आपने बताना है नेम द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस दैट एक्ट्स ऑन द ट्रेन एंड गिव द डायरेक्शन ऑफ ईच फोर्स। आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस बतानी है, कौन कौन सी ट्रेन के ऊपर एक्ट करती हैं, और उनकी डायरेक्शन भी बतानी है। तो जस्ट कंसीडर कि दिस इज आवर ट्रेन। इस ट्रेन के ऊपर कौन कौन सी, पहले हम बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की। देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन कौन सी हो सकती हैं। एक तो वो फॉरवर्ड फोर्स जो कि इस ट्रेन को ड्राइव करवा रही होगी, जिसको हम कहते हैं ड्राइविंग फोर्स। ये होगी फॉरवर्ड, मींस कि हमने ये अज्यूम किया कि दिस इज आवर फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही होगी उसको हम कहते हैं ड्राइविंग फोर्स। एट द सेम टाइम जब ड्राइविंग फोर्स लग रही होती है, तो कुछ बैकवर्ड फोर्सेस भी होती है। अब वो बैकवर्ड फोर्स एक नहीं हो सकती। रोड आपकी जो मीन्स कि आपका जो ट्रैक है उसकी फ्रिक्शन भी हो सकती है, एयर रेजिस्टेंस भी हो सकती है। तो कलेक्टिवली हम उन सबको कह रहे होते हैं बैकवर्ड फोर्स, ठीक है ना। ये हो गई हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। अगर हम वर्टिकल फोर्सेस की बात करें, तो डेफिनेटली ग्रेविटी विल बी एक्टिंग ऑन द कार, सॉरी ऑन द ट्रेन। ग्रेविटी एक्ट करी होगी, और ग्रेविटी को हम वेट कहते हैं, तो वेट विल एक्ट्स डाउनवर्ड, तो ये होगी डाउनवर्ड। सेम वे वेट के साथ अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, इसकी एक फोर्स होगी जो कि वेट का रिएक्शन होगा, एंड उसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन विच एक्ट्स अपवर्ड, ठीक है ना। अब ये सारे जो टाइप्स ऑफ फोर्सेज हैं, अगेन ये भी मैंने जो फोर्सेस वाली वीडियो है उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि कितनी फोर्सेस, कितने टाइप्स की फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, और उन फोर्सेस की डायरेक्शन क्या होती है, किन मींस के नेम से हमको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी डिस्कशन हमने उस वीडियो में की हुई है, ठीक है ना। चले अब मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है एक्सप्लेन वेदर द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। कब? आपको सिचुएशंस भी गिवन है। सबसे पहले ट्रेन एक्सेलरेट, तो देखिए यही कॉन्सेप्ट हम प्रीवियस क्वेश्चंस में भी सॉल्व कर चुके हैं। जब एक्सेलरेट करी होगी, तो डेफिनेटली एक्सेलरेट करने का मतलब है फॉरवर्ड फोर्स जो होगी वो बैकवर्ड से ग्रेटर होगी। तो या हम ये भी लिख सकते हैं फोर्सेस क्या होंगी, अनबैलेंस्ड होंगी, बैलेंस नहीं होंगी। हमने यही बताना है कि फोर्सेस बैलेंस्ड होंगी, अनबैलेंस्ड होंगी, और उससे आगे हमें कुछ पूछा नहीं है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कार जो है उसकी जो डायरेक्शन होगी उस वक्त फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी, ठीक हो गया। कंपैरेटिवली हम कह सकते हैं फॉरवर्ड फोर्स ग्रेटर देन द बैकवर्ड फोर्स। इसी तरह सेकंड पार्ट में है व्हेन द ट्रेन ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रेवल करी होगी, तो इसका मतलब होगा दोनों बैकवर्ड और फोर्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। बैकवर्ड फोर्स और फॉरवर्ड फोर्स इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। कार स्टिल ट्रेवल्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। उसके बाद थर्ड है व्हेन डिसेलरेट्स। डिसेलरेट, अब हमसे क्वेश्चन के अंदर
ये नहीं पूछा गया कि ट्रेन किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, हमें जस्ट फोर्सेस का बताया गया। तो फोर्सेस जब डिसिलरेट करेगी तो डिसिलरेट करने का मतलब है अब बैकवर्ड फोर्स जो होगी वो ग्रेटर होगी। मैंने ये जो लाइन की लेंथ है इसको इसके रिप्रेजेंट किया एज अ मैग्नीट्यूड, तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कंडीशन में कौन सी फोर्स का मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा, ठीक है ना। तो डिसिलरेट कर होगी तो इसका मतलब है बैकवर्ड फोर्स ज्यादा होगी, लेकिन डिसिलरेट करने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि ट्रेन बैकवर्ड ट्रेवल करेगी, उसकी स्पीड जस्ट स्लो डाउन हो जाएगी, बट दैट स्टिल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। अब इसके अंदर ये में मेंशन है कि यू में ड्रॉ द डायग्राम्स टू हेल्प योर एक्सप्लेनेशंस, तो आई थिंक ये हमने डायग्राम्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर दिया, इससे हमें जो हमारी क्लैरिफिकेशन है वो थोड़ा ज्यादा हो जाती है कि कौन सी बहुत ज्यादा होगी, किस डायरेक्शन में होगी, ठीक हो गया। तो ओके, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6. Now question number 6 is saying that figure 6.1 shows horizontal forces on a cyclist travels forward. There are two forces shown, एक air resistance है, एक driving force. Driving force is acting in the forward direction, whereas the air resistance is acting in the backward direction. These two forces are given right now. अच्छा, इसके अलावा इस क्वेश्चन के अंदर एक और चीज हमें गिवन है. The cyclist produces the driving force that acts on the back wheel. In this question, you may ignore any frictional force acting on the front wheel. अब इसका मतलब ये है कि इस definitely friction will be acting on the bicycle, लेकिन हमने right now इस frictional force को ignore करना, means कि we don't have to consider the effect of friction in this question, ठीक है ना. इस assumption के साथ हम मूव करते हैं. क्या है हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका, द बाइसिकल एक्सेलरेट्स अंटिल ए कांस्टेंट स्पीड इज रीच्ड, ठीक है ना. सबसे पहले हमारे पास है कि बाइसिकल एक्सेलरेट कर रही है, कब तक, अंटिल इट रीचेस ए कांस्टेंट स्पीड. डिस्क्राइब हाउ द साइज ऑफ एयर रेजिस्टेंस चेंजेस ड्यूरिंग दिस टाइम. ये कह रहे हैं कि जब आपने बाइसिकल ने पैडलिंग करना स्टार्ट की तो डेफिनेटली एट द स्टार्ट बाइसिकल विल स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, मतलब उसकी स्पीड जीरो होगी. अब वो कंटिन्यूसली पैडलिंग कर रहा है और उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है अंटिल इट रीचेस अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है ना. वो एक कांस्टेंट स्पीड को रीच कर रहा है. अब पहले थोड़ा सा हम इसका ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ, तो उससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन को समझने, ठीक है ना. अब ये कुछ ऐसा होगा. एट द स्टार्ट ऑफ जर्नी क्या होगा कि बाइसिकल एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है. लेट्स से दिस इज द कांस्टेंट स्पीड. अब वी आर नॉट गिवन द वैल्यू, तो हम कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज द स्पीड v, ठीक है. इसके बाद नाउ इट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है ना. ये कुछ इसका स्पीड टाइम ग्राफ है, हमने रफली ड्रॉ कर लिया. दिस इज टाइम इन सेकंड्स एंड दिस इज स्पीड इन मीटर्स पर सेकंड, ठीक हो गया. अब इसके बाद क्या है, हमने ये बताना है कि जो एयर रेजिस्टेंस है वो कैसे वेरी करेगी जब ये बाइसिकल मींस के ड्यूरिंग दिस जर्नी. नाउ रिमेंबर वन थिंग कि देखें जो एयर रेजिस्टेंस होती है ना, ये डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट की मोशन पे. मींस के जब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, जब इसने स्टार्ट नहीं किया था मूव करना, एट दैट टाइम you could assume that there was no air resistance which were acting on the bicycle, ठीक है ना. सिर्फ इसके ऊपर जो ड्राइविंग फोर्स, अब डेफिनेटली मूव करने के लिए साइक्लिस्ट मस्ट हैव टू अप्लाई द ड्राइविंग फोर्स. अब ये ड्राइविंग फोर्स जैसे ही इंक्रीज करेगा, ड्राइविंग फोर्स को इंक्रीज करेगा तो बाइसिकल मूव करने स्टार्ट करेगी. अब जैसे ही मूव करने स्टार्ट करेगी तो इसकी जो स्पीड है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज. तो स्पीड के इंक्रीज होने से जो एयर रेजिस्टेंस है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी. मीन्स कि अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करें तो एट दिस टाइम जो फॉरवर्ड फोर्स है वो होगी मैक्सिमम, ठीक है ना. फॉरवर्ड फोर्स मैक्सिमम होगी और एयर रेजिस्टेंस मिनिमम होगी. अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मूव करता रहेगा स्पीड इंक्रीज होती रहेगी. फॉरवर्ड फोर्स तो डेफिनेटली वही सेम रहेगी बिकॉज वो उसी फोर्स के साथ पैडलिंग कर रहा है, लेकिन स्पीड के इंक्रीज होने के साथ साथ जो एयर रेजिस्टेंस है वो भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती रहेगी. अब आप देखें फॉरवर्ड फोर्स सेम है, जस्ट एज्यूम के दिस इज 100 न्यूटन,
बैकवर्ड फोर्स 0 थी, 0 से इंक्रीज हो रही है, 10 20 इंक्रीज होती रहेगी। एट दिस टाइम अब यहां पर ये होगा कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, दे विल बिकम इक्वल, दोनों बैलेंस हो जाएगी। मींस के फॉरवर्ड फोर्स भी, लेट्स अज्यूम कि अगर 100 न्यूटन है तो बैकवर्ड फोर्स या जो एयर रेजिस्टेंस है वो भी 100 हो जाएगी। नाउ जब दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड हो गई, नाउ दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, कि जब फोर्सेस बैलेंस्ड हो जाती हैं तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। तो यही हमें डिस्क्राइब करना है कि ड्यूरिंग दिस जर्नी एयर रेजिस्टेंस कैसे वेरी करेगी। तो एयर रेजिस्टेंस कैसे वेरी करेगी, यही जो हमने डिस्कस किया, वी कैन राइट इट एज द एज bicycle accelerates, its speed increases. As a result, air resistance also increases and becomes equal to the driving force. जब ड्राइविंग फोर्स की इक्वल हो जाएगी, देन बाइसिकल मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड। तो ये होगा बिहेवियर एयर रेजिस्टेंस का। इसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट में कंपेयर द साइज ऑफ द टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस व्हेन बाइसिकल इज एक्सेलरेटिंग। ये बिल्कुल सिंपल है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब एक्सेलरेट कर रही होगी तो डेफिनेटली ड्राइविंग फोर्स जो होगी वो एयर रेजिस्टेंस से ग्रेटर होगी, बिकॉज एक्सेलरेट कर रही है दैट मींस के फॉरवर्ड फोर्स ग्रेटर है। अगर डिसेलरेट कर रही होती तो वी कुड से दैट एयर रेजिस्टेंस ज्यादा है। और जब वो कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही होगी तो एट दैट टाइम एयर रेजिस्टेंस एंड फॉरवर्ड फोर्स या ड्राइविंग फोर्स आर सेम। So this is all about these questions. I have tried to explain as many questions as I can. अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन रह गया है या अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के किसी पार्ट में कोई डिफिकल्टी है तो यू कैन आस्क एनी टाइम ऑन द व्हाट्सएप। ओके, तो इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे।